Good morning students. Welcome to the online classes of शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कल वाले वीडियो में रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या चैप्टर में इबारती प्रश्न बताए थे। उन इबारती प्रश्नों में आपके पास थे उत्पादन संबंधी समस्याएं और खाद्य संबंधी समस्याएं। आज मैं आपको परिवहन संबंधी समस्या बता रहा हूँ। इस समस्या में क्या होगा, आपको परिवहन को न्यूनतम दिखाना होगा। देखिए जैसे सवाल लिखा है, इसको आप पढ़ के पहचानेंगे। एक फैक्ट्री दो स्थानों P तथा Q पर स्थित है। इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, जब भी आता है सवाल। वैसे आज तक आया नहीं, लेकिन आएगा तो कभी लॉन्ग में आएगा। एक फैक्ट्री दो स्थानों P तथा Q पर स्थित है। एक फैक्ट्री है, वो दो स्थानों पर स्थित है, P और Q, है ना। इन स्थानों से किसी वस्तु का निर्यात 3 डिपो A, B तथा C तक होता है। डिपो का मतलब जहां मालगाड़ियां खड़ी होती है। तो मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, वो दो स्थानों पर स्थित है। इसका मतलब क्या है, जैसे कोई फैक्ट्री है, मान लीजिए पार्ले जी की फैक्ट्री है, तो कानपुर में स्थित है, लखनऊ में स्थित है ना। तो कानपुर और लखनऊ से जो पार्ले जी बनता है, वो 3 डिपो यानी 3 मालवाहक गाड़ियों में भेजा जाता है। डिपो का मतलब मालवाहक गाड़ियों में भेजा जाता है A, B तथा C में। तो इन फैक्ट्रियों P तथा Q से जो भी वस्तु बन रही है, उसको भेजा जाता है 3 डिपो में A, B तथा C में। पहले सवाल को पूरा अच्छा समझ लेंगे। तीनों डिपो की साप्ताहिक भरण क्षमता क्रमशः 5, 5 तथा 4 इकाई है। मतलब जो वस्तु में भेजी जा रही है P और Q से A, B, C में, तो A की साप्ताहिक भरण क्षमता कितनी है? 5 इकाई। मतलब A पूरे हफ्ते में 5 इकाई उस वस्तु को मैक्सिमम 5 इकाई रख सकता है ना, 5 इकाई है। और B की भरण क्षमता कितनी है? 5 इकाई है। और C की भरण क्षमता भी 6 इकाई है। और जबकि जो फैक्ट्री है P और Q पर स्थित फैक्ट्रियों की उत्पादन क्षमता कितनी है? 8 तथा 6 इकाई है। अब कह रहा है परिवहन व्यय प्रति नग निम्न है। प्रति नग का मतलब जो वस्तु का निर्यात हो रहा है वो पर पीस। तो पर पीस इसको बोलेंगे प्रति नग का मतलब पर पीस। तो पर पीस का परिवहन व्यय, परिवहन व्यय का मतलब जैसे आप लोग बोलते हैं भाड़ा, है ना। तो जैसे मान लीजिए एक गत्ता पार्ले जी गया फैक्ट्री P से डिपो A में, तो एक गत्ता पार्ले जी का फैक्ट्री P से A में गया तो कितना भाड़ा लगेगा, उसकी टेबल दी गई है। तो देखिए से और को मतलब किस फैक्ट्री से किस डिपो को गया। तो देखिए टेबल लिखी है से और को, और ये व्यय है रुपयों में। और A, B, C, इसका मतलब P से A को गया। तो फैक्ट्री P से A को जब गया 1 इकाई, जब वस्तु की 1 इकाई की फैक्ट्री से A को गई तो कितने रुपए का खर्च है? 16 रुपए का। यानी वस्तु का 1 नग फैक्ट्री P से डिपो A तक गया तो कितने रुपए का खर्चा है? 16 रुपए का। वस्तु का 1 नग P से B को गया तो 10 रुपए का खर्चा आता है। वस्तु का 1 नग फैक्ट्री P से C डिपो में गया तो 15 रुपए का खर्चा आता है। अच्छा, Q फैक्ट्री से वस्तु का 1 नग अगर A डिपो में जाता है तो 10 रुपए का खर्चा आता है। Q से B में जाता है तो 12 रुपए का खर्चा आता है। और Q से C में जाता है तो 10 रुपए का खर्चा आता है। यानी ये जो टेबल दी गई है वो खर्चे की दी गई है कि 1 नग को अगर P से A में भेजेंगे तो 16 रुपए का खर्च है, P से B में भेजेंगे तो 10 रुपए का खर्च है, P से C में भेजेंगे तो 15 रुपए का खर्च है। यानी ये भाड़े की टेबल दी गई है। तो याद कीजिए प्रत्येक फैक्ट्री से उस वस्तु के कितने नग उत्पादित किए जाएं, उस वस्तु के कितने नग प्रत्येक डिपो ABC में निर्यात किए जाएं कि परिवहन में क्या हो, न्यूनतम। यानी इसमें व्यय को क्या दिखाना है? न्यूनतम। मतलब जो भाड़े का खर्चा है वो कम से कम होना चाहिए, है ना। तो इसमें जो हम लोग सवाल लगाएंगे वो न्यूनतम के लिए लगाएंगे। और जो परिवहन व्यय आएगा वो क्या बनेगा? उद्देश्य फलन बनेगा। तो LVP का सूत्रण कीजिए, न्यूनतम व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों को हम कैसे लगाते हैं, ये हमको समझ में आ रहा है कि ये सवाल परिवहन संबंधी, क्योंकि भाड़े की बात हो रही है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि माल बन कहां से रहा है। माल बन रहा है फैक्ट्री P से और फैक्ट्री Q से। तो इसमें जितनी भी चीजें बनाएंगे, फैक्ट्री P, फैक्ट्री Q, इसका फिगर हम बनाएंगे। फैक्ट्री P, फैक्ट्री Q और डिपो A, B, C, 5 चीजें हैं। 5 में से 2 फैक्ट्रियां हैं और 3 है मालवाहक गाड़ियों के डिपो। तो पहले फैक्ट्रियों में सर्कल बनाएंगे, जैसे समुच्चय में हम लोग वृत्त बनाते थे समुच्चय में, वैसे ही।
तो ये मान लीजिए ये है फैक्ट्री P और ये है फैक्ट्री, ये फैक्ट्री एक P स्थान पे स्थित है और ये फैक्ट्री Q स्थान पे स्थित है, ठीक है। तो ऊपर नीचे बना ली और इन दोनों फैक्ट्रियों से जो माल निकलता है वो कहाँ पे जाता है, पहले डिपो में A में, फिर दूसरे डिपो B में। थोड़ा सर्कल छोटे बना लेते हैं जगह का में। तो आपको याद रखना है सबसे पहले आप फैक्ट्री जिन स्थानों पर स्थित है दो सर्कल बनाइए। तो ये पहली फैक्ट्री P स्थान पे, दूसरी फैक्ट्री Q स्थान पे। अभी इस फिगर को हम साफ कर देंगे क्योंकि अभी हमें इसकी एनपीवी का फिगर भी बनाना होगा। इसको हम इस फिगर से समझेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ये P और Q स्थानों पे दो फैक्ट्रियां स्थित होंगी। इनकी उत्पादन क्षमता कितनी है? P की उत्पादन क्षमता है 8 इकाई, Q की उत्पादन क्षमता कितनी है? 6 इकाई। ये सब सवाल में लिखा है। और इनसे जो माल निकल के जाता है वो 3 जगह जाता है, एक डिपो A में, एक डिपो B में, एक डिपो C। तो P से माल बनेगा यानी P से A को एरो बनाएंगे। P और Q फैक्ट्रियां है ना, P और Q फैक्ट्रियों के आउटलेट है, तो P और Q से माल निकलेगा कहाँ जाएगा? A B C में। तो P से A का एरो, P से B को एरो, P से C को एरो। इसी प्रकार Q से A को एरो देंगे, Q से B को एरो देंगे, Q से C को एरो देंगे। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी कि फैक्ट्रियों से माल बन रहा है और वो तीनों डिपों को जा रहा है। तो P के एरो ABC को लगेंगे, Q के एरो भी ABC को लगेंगे। ABC की साप्ताहिक क्षमता कितनी है? 5 इकाई, B की भी 5 इकाई और C की कितनी है? 4 इकाई। अब ये फिगर बन के तैयार हो गया। ये बहुत ही सिंपल है समझना। दो फैक्ट्री है P और Q, जो ऊपर P नीचे Q और इनसे माल निकल के ABC में जा रहा है। सब सर्कल बना लिए, इनकी क्षमताएं लिखी, कितनी कितनी क्षमताएं, और P से माल निकल के जा रहा है ABC में, तो P से एरो ABC में लगा दिए, Q से P एरो ABC में लगा दिए। अब हमको सवाल शुरू करना है। सवाल स्टार्ट कैसे होगा? ये इसका चित्र बना लिया हमने, ठीक है। अब क्या कह रहा है? ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक फैक्ट्री से उस वस्तु के कितने नग बनाए जाए। तो प्रत्येक फैक्ट्री से मतलब P फैक्ट्री से Q फैक्ट्री से कितने कितने नग भेजे जाए ABC में कि परिवहन में क्या आ जाए? न्यूनतम आ जाए। तो मैंने आपको बताया हुआ है पूरे चैप्टर में आपको 2 चर रखने हैं। कितने चर रखने हैं? 2 चर रखने हैं। तो सवाल की स्टार्टिंग कैसे होगी? किसी एक फैक्ट्री से शुरू करेंगे और सवाल हमको 2 चर में ही बनाना है। तो मैं P फैक्ट्री से शुरू कर रहा हूँ, Q फैक्ट्री से भी नहीं शुरू कर रहा हूँ, किसी एक फैक्ट्री से शुरू करिए। मान लीजिए P फैक्ट्री से A डिपो में X नग भेजे गए। कितने नग भेजे गए? X नग। और P फैक्ट्री से B डिपो में कितने नग भेजे गए? Y नग भेजे गए। अब P फैक्ट्री से C फैक्ट्री में Z नग मानने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर 3 चर हो जाएंगे। हमको रखना है 2 चरों में सवाल। तो आप P फैक्ट्री से शुरू कर लीजिए या Q फैक्ट्री से शुरू कर लीजिए। तो P फैक्ट्री से 2 डिपो में X और Y नग भेज दिए। अब बस यहीं से स्टार्टिंग है सवाल की। माना फैक्ट्री P से डिपो A में भेजे गए, डिपो A में भेजे गए नगों की संख्या, नगों की संख्या बराबर कितने? X। और फैक्ट्री P से डिपो B में भेजे गए नगों की संख्या, नगों की संख्या कितनी? 1। ठीक है। तो P से A में नग भेजे गए X, P से B में नग भेजे गए Y, P से C में नग भेजे गए, ये हमको नहीं पता है। अच्छा बताइए P की क्षमता कितनी है? 8। और P से माल कहाँ निकल के जा रहा है? A में, B में और C में, है ना। ये फैक्ट्री 8 इकाई का उत्पादन कर रही है और तीनों जगह माल भेज रही है, यानी A, B और C में पूरे इसके 8 इकाई बढ़ जाएंगे क्योंकि ये 8 इकाई उत्पादित कर रही है और तीनों जगह भेज रही है, यानी तीनों को भेजे गए नगों की संख्या बराबर 8 होगी, है ना। तो A को भेजे गए नगों की संख्या प्लस B को भेजे गए नगों की संख्या प्लस C को भेजे गए नगों की संख्या बराबर 8।
तो a को कितने नग भेजे x, b को कितने नग भेजे y। तो बताइए c को भेजे गए नगों की संख्या कितनी होगी 8 माइनस x माइनस y। देखिए ये सवाल ऐसे ही लिखा जाएगा और अगर आप z मानते तो फिर 3 चर में हो जाता। तो स्पष्ट है। तो फैक्टरी p से डिपो c में भेजे गए नगों की संख्या बहुत ही सिंपल सा हो गया 8 माइनस x माइनस। क्लियर। अच्छा अब बात करते हैं q से स्टार्ट करेंगे। आप बताइए a की क्षमता कितनी थी 5। a की क्षमता कितनी है 5। 5 में से x आ गए। देखिए 5 है इसकी क्षमता, 5 में से x आ चुके हैं p में। b से a में x इकाई भेज x नग भेज चुके हैं। जैसे कह दिए कि आप 5 रोटी खाते हैं और आप 2 रोटी ऑलरेडी खा चुके हैं तो आपके पास इतनी क्षमता है 3 रोटी खाने की क्षमता है। तो बताइए इसकी उत्पादन क्षमता कितनी थी 5 इकाई। 5 में से x आ चुके हैं b में। देखिए b से a तक x आ चुके हैं और इसकी क्षमता कितनी है 5। तो बचे कितने 5 माइनस x। तो 5 माइनस x की पूर्ति कहां से होगी q से होगी। तो q से a में भेजे गए नग कितने होंगे 5 माइनस x। आई कितनी बात समझ में आ रही होगी। तो फैक्टरी q से डिपो a में भेजे गए नगों की संख्या कितनी होगी 5 माइनस x। सिंपल सी बात है ये समझना। अच्छा फैक्टरी q से डिपो b में भेजे गए नगों की संख्या निकालते हैं। तो बताइए डिपो b की क्षमता कितनी थी 5। डिपो b की क्षमता कितनी थी 5। 5 में से इसको कितने मिल चुके y मिल चुके। तो बचे कितने 5 माइनस y। तो 5 माइनस y की पूर्ति कहां से होगी q से p की होगी है ना। तो भाई ये कितना बनेगा 5 माइनस y। अब हम भेजेंगे फैक्टरी q से डिपो c में भेजे गए नगों की संख्या। तो देखिए c की क्षमता कितनी है c की क्षमता कितनी है 4 है ना। तो c की क्षमता है 4 और 4 में से इतना मिल चुका है। देखिए 4 इकाई क्षमता है 4 में से इतना आ चुका है। तो बचा कितना। तो बचा हुआ कैसे निकालेंगे जितनी क्षमता है उसमें से वो चीज घटा देंगे तो मिल चुकी है। तो 8 माइनस x माइनस y ये मिलेगा x प्लस y माइनस 4। तो ये आ गया x प्लस y माइनस। ये कहां से कहां जाएगा q से c की ओर। ये आएगा x प्लस y माइनस 4। आई कितनी बात समझ में आ गई होगी। तो फिगर बन गया है ना। अब ये स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। जब p से a में एक नग भेजा जाता है तो कितने रुपए का खर्चा आता है 16 रुपए का। तो p से a में एक नग भेजा जाता है तो कितने रुपए का खर्चा आता है 16 रुपए का। तो दूसरे एरो में 16 रुपए लिख दिया। p से b में एक नग भेजा जाता है तो 10 रुपए का खर्चा। p से b में भेजा जाता है तो 10 रुपए का खर्चा। p से c में भेजा जाता है तो 15 रुपए का खर्चा आता है। बहुत सिंपल है एरो में दोनों तरफ चीजें करते हैं ठीक है। और q से a में भेजा जाता है तो 10 रुपए का खर्चा है एक नग को। तो q से a में भेजा गया तो 10 रुपए का खर्चा है ठीक है। q से b में भेजा गया तो 12 रुपए का खर्चा है। और जब q से c में भेजा गया तो फिर से 10 रुपए का खर्चा आता है। ये पूरा फिगर कर गया। देखिए फिगर में जितने भी एरो है उस एरो के दोनों साइड में कुछ ना कुछ लिखा है। इसका मतलब क्या है कि ये सवाल मैंने बना लिया है। अब इसको जनरेट करेंगे है ना। जनरेट कैसे करेंगे देखिए लागत को न्यूनतम दिखाना है। तो बताइए पहले हम निकालेंगे कुल लागत। क्या निकालेंगे कुल लागत। कुल लागत और लागत को न्यूनतम दिखाना है तो z। तो बताइए इसी फिगर में देखिए p से a में जब एक नग भेजा जाता है तो 16 रुपए का खर्चा आता है। तो p से a में कितने नग भेजे गए x नग। तो जब एक नग को भेजने का खर्चा 16 रुपए है तो x नगों को भेजने का खर्चा कितना होगा 16x है ना। परिवहन कुल परिवहन व्यय निकालिए। तो जब p से a में एक नग भेजा जाता है तो 16 रुपए का खर्चा आता है। तो x नग भेजे जाएंगे तो 16x का खर्चा आएगा। प्लस आपको करना क्या है इस एरो के दोनों तरफ जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई करते जाना है और जोड़ते जाना है चीजों को। तो 16x + 10y प्लस
15 का गुणा इसमें करेंगे, 15 ब्रैकेट में 8 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस यहाँ पे करिए 10 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 4, सोचना नहीं है इसको, बस ऐसे ही लगाना है, प्लस 12 इंटू 5 माइनस वाई प्लस 10 इंटू 5 माइनस एक्स, पूरा लिख दिया, पूरा लिख लिए, फिर पूरा बाड़ा आया, तो जेड बराबर कितना 16x प्लस 10y प्लस 15 के 120 माइनस 15x माइनस 15y प्लस 10x प्लस 10y माइनस 40 प्लस 60 माइनस 12y प्लस 50 माइनस 10x। अभी जोड़िए घटाइए कितना है, 16x में 15x चला गया 8x, 8x में 10x जोड़ा 11x और 11x में फिर 10x चला गया, तो ये बना x, ठीक है। 10y में 15y माइनस करेंगे तो माइनस 5y, माइनस 5y में 10y जोड़ेंगे प्लस का 5y और प्लस के 5y में माइनस का 12y घटाएंगे तो माइनस का 7y आएगा। संख्याओं को जोड़िए, 120 में 40 गया 80 और प्लस 60 कितना हो गया, 80 और प्लस 60 140, तो 140 और 50 190, तो ये जेड आ जाएगा x माइनस 7y प्लस 190, ये तो आया कितना, ये आया हमारा उद्देश्य फलन, इसको क्या दिखाना है, न्यूनतम। तो अब हमारे पास क्या चाहिए, व्यवरोध, व्यवरोध और चाहिए तभी वैल्यू बनेगी। तो व्यवरोध क्या है, व्यवरोध है नग, कितने नग भेजे गए हैं, तो बताइए बी से ए में कितने नग भेजे गए हैं, x, तो x, और मैंने आपको बताया है कि इसमें जो सवाल है वो x और y के पदों में होंगे, तो नगों की संख्या कभी निगेटिव तो होगी नहीं, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, तो p से a में x नग भेजे गए हैं, p से b में y नग भेजे गए हैं, तो बताइए p से a में x नग भेजे गए हैं तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एलजीब्रा के चैप्टर में जितने भी वेरिएबल होते हैं उनका मान 0 या 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, तो x और y की वैल्यू श्योर है 0 या 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। अच्छा बताइए p से c में कितने नग भेजे गए हैं, p से c में भेजे गए हैं 8 माइनस x माइनस y, और हम न्यूनतम का सवाल लगा रहे हैं क्योंकि परिमाण में न्यूनतम दिखाना है, तो न्यूनतम के लिए मैंने क्या बताया था आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल चलेगा 0, है ना। तो बताइए क्या आएगा, इसको आप हल करिए, तो आप 8 को पक्षांतर कर दीजिए, तो आएगा माइनस का x माइनस का y, माइनस का x माइनस का y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का r, माइनस से भाग दे दीजिए, तो x प्लस y लेस देन इक्वल टू, क्योंकि माइनस का जब हम कभी गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो समीकरण का चिन्ह बदल जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू से लेस देन इक्वल टू बन गई, तो ये एक समीकरण बनी, ये दूसरी समीकरण बनी, ये तीसरी समीकरण बनी, आगे और बनेगी। बताइए ये भी x प्लस y माइनस 4 है, नगों की संख्या है ना, और नगों की संख्या क्या होगी, या तो 0 से बड़ी या तो 0 के बराबर, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो क्या आएगा x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक, ये चौथी समीकरण बन गई। अब ये आपको बताइए 5 माइनस y, ये भी ना है, तो 5 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप जब 5 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 5, तो माइनस से जब भाग देंगे तो संख्या बनेगी y लेस देन इक्वल टू 5, और सबसे लास्ट नग कितने हैं, 5 माइनस x, इसका मान भी 0 से बड़ा है, 0 के बराबर होगा, तो आपको एक ही संख्या प्राप्त होगी। तो कितनी संख्याएं प्राप्त होगी, 1 2 3 4 5 6 में से 2 समीकरण, ये x अक्ष, ये y अक्ष का समीकरण है, ये x अक्ष का समीकरण है, तो हमको इन चारों का क्या बनाना होगा, ग्राफ। तो इन चारों को ध्यान से देखिए, कुछ में ग्रेटर देन इक्वल टू है, कुछ में लेस देन इक्वल टू है, यानी हम समझ गए इसका जो सुसंगत क्षेत्र बनेगा वो कैसा होगा, परिबद्ध, और परिबद्ध होगा तो न्यूनतम भी निकल आएगा, अधिकतम भी निकल आएगा, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, न्यूनतम पूछा गया है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं ग्राफ। तो सबसे पहले हम समीकरणों में ग्राफ बनाएंगे, तो प्रत्येक समीकरण को किस रूप में बदलेंगे, समीकरण के रूप में। ये फिगर था समझने के लिए, अब जो सॉल्व करेंगे वो
मतलब सुसंगत क्षेत्र के लिए सॉल्व करेंगे। तो प्रत्येक असमिका को ये वाला सवाल कभी भी पूछा जाएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। प्रत्येक असमिका को किस रूप में बदलने पर, समीकरण के रूप में बदलने पर। जेड से मतलब नहीं है, जेड को हमें क्या दिखाना है, न्यूनतम दिखाना है, ये याद रखिए। तो चलिए देखते हैं, बदलते हैं। तो x बराबर 0, y बराबर 0, समीकरण 2, समीकरण 3 है ना। इसका क्या बनेगा, x प्लस वाई बराबर 8, उसका ग्राफ क्या बनेगा, इसके समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसका इसकी समीकरण बनेगा y बराबर 5 और इसका लास्ट वाले का x बराबर 5। तो हम ग्राफ किसका किसका बनाएंगे, 1 2 3 4 इनका ग्राफ बनाएंगे। ये y इसका समीकरण है, x का समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं है। और z हमारा निकला है x माइनस 7y प्लस 190। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। और इस फिगर को मैं साफ किए दे रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट किए दे रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे दोबारा जरूरत पड़ेगी। तो बताइए P से A में कितने नग गए हैं, P से A में x नग गए हैं, P से B में कितने नग गए हैं, P से B में कितने y नग गए हैं, P से C में कितने नग गए हैं, 8 माइनस x माइनस y गए हैं। Q से A में कितने नग गए थे, Q से A में नग गए हैं 5 माइनस x। इसको मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये फिगर साफ करूंगा और इसका ग्राफ भी बनाना है। तो इस फिगर को हम साफ करने दे रहे हैं, सिर्फ इतनी चीजें लिखे दे रहे हैं कि किस फैक्टरी से किस डिपो में कितने नग गए हैं। Q से B में कितने गए हैं, Q से B में गए 5 माइनस 5। तो मुझे दोबारा चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Q से C में कितने नग गए हैं, x प्लस वाई माइनस 4 नग गए, है ना। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे और इसको साफ करने दे रहे हैं क्योंकि मुझे ग्राफ भी बनाने हैं। तो देखिए सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे समीकरण 4 का। समीकरण 4 से कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो इसका ग्राफ तो सिंपल है, टेबल के थ्रू बन जाएगा। कैसे, सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y 8 आएगा, फिर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x 8 आएगा। तो a पॉइंट मिला 0,8 तथा b पॉइंट मिला 8,0 से होकर कौन सी रेखा गुजरेगी, ए बी रेखा गुजरती है। तो इसका ग्राफ बना लीजिए और ग्राफ आप बड़ा बनाएंगे क्योंकि अब की बार 4 लाइनों का ग्राफ होगा, तो ग्राफ थोड़ा बड़ा ही बनाएंगे, बिल्कुल साफ साफ ग्राफ बनाएंगे जिससे आपको सुसंगत क्षेत्र ढूंढने में कठिनाई ना हो। x x डैश y y डैश। तो 0 का मान कहाँ पे मिलेगा, ये है 0 का मान, और थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ये है मान लीजिए 0 का मान, ये एक पॉइंट है और बी पॉइंट कितना है 8,0, 100 थोड़ा दूर ले लेते हैं। जितना ग्राफ आप बड़ा बनाएंगे तो संगत क्षेत्र ढूंढने में इतनी आसानी होगी। तो स्केल करके इसको मिला दीजिएगा और सब लाइनें डार्क मिलेंगी क्योंकि सारी संख्याओं में इक्वल टू चल रहा है। तो ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है x प्लस वाई बराबर 8, है ना। अब हम किसका ग्राफ बनाएंगे, अब हम ग्राफ बनाएंगे x प्लस वाई बराबर 4। तो समीकरण 5 से x प्लस वाई बराबर 4 है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, फिर से टेबल के थ्रू बनेगा। x y, x की वैल्यू 0, y का मान 4, y की वैल्यू 0 तो x का मान 4। देखिए कोई पॉइंट रिपीट तो नहीं कर रहा है, ये 0 8 है, ये 0 4 है, नहीं रिपीट कर रहा है। ये 8,0 ये 4,0 नहीं रिपीट कर रहा है। तो इसका नाम C 0,4 तथा D 4,0 से होकर कौन सी रेखा गुजरेगी, CD रेखा गुजरती है, CD रेखा गुजरती है। तो चलिए बनाते हैं इसका भी ग्राफ इसी में। तो 0,4 कहाँ होगा, 0,8 के नीचे, तो ये 0,4 हो गया, ये C पॉइंट हो गया 0,4 और 4,0 कहाँ होगा, 8,0 के पीछे, तो ये हो गया 4,0। अब इन दोनों को भी मिला लीजिए स्केल पे,
ऐसे कैसे आएगी, लाइन आएगी x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसमें अच्छी बात ये है कि ये दोनों रेखाएं काट नहीं रही है एक दूसरे को, समांतर रेखाएं काटेंगी नहीं ये दोनों, तो कोई बात नहीं, प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम किसका ग्राफ बनाएंगे, y बराबर 5 का और x बराबर 5 का। तो बताइए समीकरण 6 से y बराबर 5 की जो रेखा होगी, y बराबर 5 की रेखा किसके समांतर होगी, x अक्ष के समांतर होगी। y बराबर 5 का मतलब y अक्ष में 5 डिस्टेंस चलेंगे और x अक्ष के समांतर क्या खींचेंगे रेखा, तो y बराबर 5 की रेखा क्या होगी, x अक्ष के समांतर होगी। तो बताइए y बराबर 5 का मतलब y अक्ष में 5 की चलिए, तो ये तो 4 डिस्टेंस है, तो 5 चलेंगे तो 5 कुछ यहाँ पर आएंगे, ये 5 आ गया, D तक पहुंच चुके हैं, तो ये E पॉइंट हो गया। E पॉइंट के निर्देशांक कितने होंगे, 0,5 और ये यहाँ से खींच दीजिए x अक्ष के समांतर रेखा, तो ये किसका, इसने इसको F पॉइंट पे काटा और ये है y बराबर 5, ठीक है। अच्छा तो बताइए F के निर्देशांक क्या होंगे, F के निर्देशांक हम पीछे नहीं देखेंगे, हम सिर्फ यहाँ से बस देख रहे हैं प्रथम चतुर्थांश में, बस ये जो लाइन हमने खींची, जो क्योंकि जो भी बनेगा वो प्रथम चतुर्थांश में ही बनेगा इस सवाल में। तो F के निर्देशांक क्या होंगे, F के निर्देशांक, तो F देखिए किसका किसका प्रतिच्छेदन बिंदु है, F है y बराबर 5 और x प्लस y बराबर 8, ये दोनों रेखाएं काट रही हैं, इनका प्रतिच्छेदन बिंदु y का मान 5 आ चुका है, y का मान 5 रख दीजिए तो f का मान आएगा 3, मतलब f के निर्देशांक होंगे कितने, 3,5। अभी एक रेखा बाकी रह गई है x बराबर 5, है ना, तो समीकरण 7 से वो मैंने साफ कर दिया, समीकरण 7, तो समीकरण 7 से x बराबर 5 का जो ग्राफ होगा, x बराबर 5 की रेखा किसके समांतर होगी, y अक्ष के समांतर होगी, y अक्ष के समांतर होगी। तो x बराबर 5 की लाइन बनाएंगे, तो ये x बराबर 4 है, 5 यहाँ पर होगा, थोड़ा आगे, तो यहाँ पे x तक पहुंच चुके हैं, तो ये g हो गया, g के निर्देशांक 5 का मान 0 और 5 से ऐसी लाइन खींचे तो y अक्ष के समांतर होगी, ये है ना। तो बताइए इसने कहाँ पर काटा, प्रथम चतुर्थांश में बस देखिए कहाँ कहाँ काटा, तो यार ये काटा h पॉइंट पे, ये काटा i पॉइंट पे, तो h के निर्देशांक याद करेंगे और y के निर्देशांक याद करेंगे, फिगर पूरा कंप्लीट हो गया है और कोई रेखा बची नहीं है, हम उसको संकर क्षेत्र ढूंढेंगे, लेकिन उसके पहले h के क्या ढूंढेंगे, निर्देशांक, तो h के निर्देशांक प्रथम चतुर्थांश में जितने भी पॉइंट है सबको जोड़ दीजिए, तो h किन से मिलके बनना है, h बनना है ये x बराबर 5 का ग्राफ, x बराबर 5 और x प्लस y बराबर 8, ये दोनों रेखाएं काट रही हैं, तो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु कितना है, h है, h के निर्देशांक क्या होंगे, x की वैल्यू तो 5 पहले से चल रही है, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, और i के निर्देशांक बहुत ही सिंपल है, i कैसे बनता है, किसको किसको काटने पे, x इक्वल 5 और y इक्वल 5 जब मिल नहीं कर पाता है, तो इसके सिंपल से निर्देशांक होंगे 5, इसमें कोई शक नहीं। अब देखिए हमने सारे निर्देशांक निकाल लिए प्रथम चतुर्थांश के, है ना। अब हम क्या करेंगे, सुसंगत क्षेत्र ढूंढेंगे, मतलब हम ढूंढेंगे इस फिगर का कौन सा पोर्शन रंगा जाएगा, जो पोर्शन रंगा जाएगा वही सुसंगत क्षेत्र होगा। तो इसके लिए हम कौन सा परीक्षण करेंगे, मूल बिंदु परीक्षण, मूल बिंदु परीक्षण, सारी असंख्याओं में हम मूल बिंदु का क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। तो मूल बिंदु का परीक्षण हम सारी असंख्याओं में करेंगे, तो पहली समीकरण ली आपकी x प्लस y और लेस देन इक्वल टू 8, फिर समीकरण ली आपकी x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एक समीकरण ली x लेस देन इक्वल टू 5, एक समीकरण ली y लेस देन इक्वल टू 5, एक की x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें मूल बिंदु परीक्षण करने का कोई मतलब नहीं है, आप बची हुई 4 समीकरणों में करिए। तो जब 0, 0,
आप इस असमीका में रखेंगे तो इसको संतुष्ट करेगा, इसमें रखेंगे तो इसको असंतुष्ट करेगा, इसमें रखेंगे तो इसको संतुष्ट करेगा और इसको भी संतुष्ट करेगा, है ना। तो 3 असमीकाओं को संतुष्ट करेगा और एक असमीका को असंतुष्ट करेगा। ये आप टेस्ट कर सकते हैं। तो चूंकि 0, 0 असमीकाओं किसको किसको संतुष्ट कर रहा है, x + y ≤ 8, x ≤ 5, y ≤ 5 को क्या करता है, संतुष्ट करता है। अतः इनका अर्धतल, इनका मतलब इन असमीकाओं का अर्धतल, अतः इनका अर्धतल मूल बिंदु की ओर होगा, 0, 0 की ओर होगा। और इसको असंतुष्ट कर रहा है तो आप एक लाइन लिखेंगे, क्योंकि 0, 0 इस असमीका को असंतुष्ट करता है तो इसका अर्धतल मूल बिंदु की विपरीत दिशा में होगा। तो इन तीनों का जो अर्धतल होगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा और इसका अर्धतल मूल बिंदु की विपरीत दिशा में होगा। तो पहले इसका अर्धतल ढूंढिए। तो x + y = 4 की लाइन ये है, तो इसका कौन सा पोर्शन लगेंगे, इसका वो वाला पोर्शन लगेंगे जो मूल बिंदु के अपोजिट होगा। ये वाला पोर्शन तो मूल बिंदु की ओर, ये वाला पोर्शन आएगा, ऐसे आएगा। अब आप अलग अलग तरीके से पेन चला के देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। और बाकी सब लाइनों का अर्धतल मूल बिंदु की ओर होगा। तो बताइए ये लाइन है, इसका अर्धतल मूल बिंदु की ओर होगा या नीचे की ओर, ये ऐसे। इसका अर्धतल भी मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु नीचे की ओर है ना। और इस लाइन का अर्धतल भी मूल बिंदु की ओर होगा या बाईं ओर होगा। तो जब आप 4 तरीके के सेट करेंगे तो चारों तरीके के सेट इस पोर्शन में आएंगे। आप देखिएगा 4 तरीके से सेट चलाइएगा चारों लाइनों में, चारों लाइनों का सेट इस पोर्शन में आने वाला। तो ये जो पोर्शन है वो इस चित्र का क्या है, सुसंगत क्षेत्र है। और ये कैसा है, चारों तरफ से बंद है, यानी ये परिबद्ध सुसंगत क्षेत्र है। ये कैसा सुसंगत क्षेत्र है, परिबद्ध। इतना पोर्शन है, सिर्फ इतना होगा, ये यहां से लेके यहां तक वाला, ये जो पोर्शन है ये सुसंगत क्षेत्र में आएगा, है ना। ये नीचे वाला नहीं आएगा। आप 4 तरीके से पेन चलाइए, चारों तरीके का पेन इसी पोर्शन में आके आएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, चित्रानुसार सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र का नाम क्या होने वाला है, सुसंगत क्षेत्र का नाम होगा ई, और ये सी पॉइंट है, ई सी डी, डी जी, ई सी डी जी, ई सी डी जी, ई सी डी जी एच एफ है ना। तो सुसंगत क्षेत्र है और ये कैसा है, परिबद्ध है, जो कि परिबद्ध है यानी बाउंडेड है, यानी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इष्टतम मान निकालेंगे। और इस सवाल का इष्टतम मान क्या है, न्यूनतम निकालना है हमको। तो टेबल बनाएंगे, टेबल कितने कॉलम की, 2 कॉलम की। एक कॉलम में रहेंगे कोणीय बिंदु और एक कॉलम में रहेगा जेड। जेड हमारा कितना था, जेड का x - 7y + 190, ये जेड है ना। इसमें हम उठा के रखेंगे सारी चीजों को। तो कोणीय बिंदु में कौन कौन आएगा, सुसंगत क्षेत्र के पॉइंट। सुसंगत क्षेत्र का पॉइंट है ई, सी, डी, जी, एच, एफ। ई के निर्देशांक कितने हैं, ई के 0,5, सी के 0,4, डी के 4,0, एच के, जी के 5,0, एच के 5,3 और एफ के 3,5। सारे पॉइंटों को रखिए जेड। तो सबसे पहले x की जगह 0, y की जगह 5। तो यहाँ पे 0 रखेंगे, y की जगह 5 रखेंगे। ये -35 और +190, तो यहाँ पर आएगा 155। 190 में 35 हटा दीजिए, 155
यहाँ पे जेड कितना है, 0 4 रखिए, तो 190 माइनस 28 यानी 162। 4 कॉमा 0 रखेंगे तो आएगा 194। 5 कॉमा 0 रखेंगे तो आएगा 195। 5 कॉमा 3 रखेंगे तो x की जगह 5 और y की जगह 3, तो ये आएगा 5 माइनस 21 प्लस 190। तो कितना आएगा, 21 में 5 चला जाएगा, माइनस 16 प्लस 190 यानी कितना, 174। और 3 कॉमा 5 रखेंगे, 3 कॉमा 5, तो 3 कॉमा 5 रखेंगे तो 3 x की जगह रखेंगे तो x की वैल्यू 3 और 5 रखेंगे तो यहाँ पर y की जगह आएगा 21 और प्लस 190। नहीं, यहाँ पर हम रखेंगे x की जगह 3 y की जगह 5, तो यहाँ पर 3 माइनस 35 है ना, तो 190 में 35 गया 155, 155 3 158, तो 158। आपको न्यूनतम ढूंढना है, तो न्यूनतम देखिए कितना है, न्यूनतम है 155। इन सब में सबसे छोटा क्या है, न्यूनतम 155 है, तो लिखेंगे अतः न्यूनतम व्यय, न्यूनतम व्यय बराबर कितना है, 155 रुपए, जो किसमें प्राप्त होता है, जो कि 0,5 पर प्राप्त होता है। यानी x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है, 5। तो सवाल कह रहा है प्रत्येक डिपो से, प्रत्येक फैक्ट्री से प्रत्येक डिपो में कितने नग गए ये बताइए। तो बताइए P से A में कितने नग गए थे, P से A में नग गए थे x, और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, तो P से A में एक भी नग नहीं गए। P से B में कितने नग गए थे, y, तो y की वैल्यू कितनी है 5। P से C में कितने नग गए थे, P से C में नग गए थे कितने, 8 माइनस x माइनस y, तो 8 माइनस x की जगह 0 माइनस y की जगह 5, यानी P से C में कितने नग गए थे 3। Q से A में कितने नग गए, Q से A में नग गए हैं 5 माइनस x, तो 5 माइनस x की जगह 0 यानी 5। Q से B में कितने नग गए हैं, Q से B में लग गए 5 माइनस y, को कॉर्नर में लिखा हुआ है, y की वैल्यू कितनी है 5, यानी Q से B में एक भी नग नहीं गया। और Q से C में कितने लग गए हैं, x प्लस y माइनस 4, तो x प्लस y का मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, 0 प्लस 5 यानी 5, 5 में चला गया 1। तो ये सारे आ गए नगों की संख्या, किस फैक्ट्री से किस डिपो में कितने नग गए नगों की संख्या आ गई, और ये आ गया न्यूनतम व्यय कितना, 155 रुपए। सो स्टूडेंट्स, अब मैंने अगला सवाल लिया है। ये सवाल क्यों लिया है, ये सवाल इस वजह से लिया है, देखिए इस सवाल का ना ही अधिकतम मान निकलेगा ना ही न्यूनतम मान निकलेगा। कैसे, इसके लिए मैंने एक सवाल लिया है। अब मैंने आपको सवाल बता दिए लैंग्वेज वाले, इसी तरीके के सवाल आते हैं। निम्न अवरोधों के अंदर z बराबर एक उद्देश्य फलन दिया है x प्लस y, इसका हमें क्या निकालना है, अधिकतमीकरण का मतलब अधिकतम मान चाहिए, यानी मैक्सिमम ऑफ z चाहिए। व्यवरोध क्या है, व्यवरोध है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1 माइनस x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 और x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है x की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम ऑफ z चाहिए। सवाल बिल्कुल सरल है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। सभी व्यवरोधों को शुरुआत करेंगे बिल्कुल पुराने तरीके से, सभी व्यवरोधों को किसमें बदलेंगे, सबसे पहले समीकरण रूप में बदलेंगे, समीकरण रूप में बदलने पर बदलिए समीकरण रूप में, तो कितना x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये समीकरण 2 हो गया। माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये समीकरण क्या हो गया 3 हो गया। और x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, है ना, ये इसका क्या हो गए, समीकरण हो गए। तो ये इसके समीकरण हो गए, x बराबर 0, y बराबर 0, है ना। अब हम देखिए x बराबर 0, y बराबर 0,
x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण होता है, y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण होता है, यानी हमें इसका और इसका ग्राफ बनाने की जरूरत है। तो समीकरण 2 से कितना है x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो इसका ग्राफ टेबल की मदद से बन जाएगा, जैसे ये x ये y, ठीक है। x की वैल्यू 0 रखेंगे y का मान आएगा 1, और y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान -1 आएगा। तो a बिंदु मिला 0,1 तथा b बिंदु मिला -1,0 से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, ए बी रेखा गुजरती है, ए बी रेखा गुजरती है। ध्यान से देखिएगा इसको, इसका ग्राफ बना रहे हैं, बनाइए ग्राफ। अब इसमें दो रेखाएं हैं तो ग्राफ थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जब दो से ज्यादा रेखाएं हो तो ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाइए, जिससे सुसंगत क्षेत्र जोड़ने में आसानी हो। बताइए पहला पॉइंट कितना है, पहला पॉइंट है 0,1, 0,1 ये मान लीजिए 0,1 हो गया y अक्ष में, और -1,0 x अक्ष की रेखा के साथ मिलेगा, तो ये हो गया -1,0। इसको थोड़ा आप नीचे ले लेते हैं, तो ये हो गया 0,1, यहाँ ले लिया ये a पॉइंट 0,1, और ये b पॉइंट हो गया b -1,0। तो रेखा ऐसे मिलेगी, ऐसे है ना। अभी इसको साफ करते हैं, जो लिखा हुआ है तो आपने इतना देख लिया, तो मैं लिखी हुई चीज को साफ किए दे रहा हूँ। ये वाली लाइन आपकी स्पष्ट मिल जाएगी, ये पहली रेखा हो गई। ये कौन सी रेखा का ग्राफ हो गया, ये किस रेखा का ग्राफ है, ये ग्राफ है x माइनस वाई इक्वल टू -1 का ग्राफ है, ठीक। अब हम किसका ग्राफ बनाएंगे, इसका समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है, -x + y = 0। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y = x, यानी y = 1x, और 1 को अगर हम m बोले तो y बराबर mx, और y बराबर mx का ग्राफ कहाँ से जाता है, मूल बिंदु से। तो y बराबर mx का ग्राफ मूल बिंदु से जाएगा प्रथम और तृतीय चतुर्थांश से, है ना। और -mx होता तो भी मूल बिंदु से जाता, लेकिन चतुर्थांश होता दूसरा और चौथा। तो y बराबर x की रेखा मूल बिंदु 0,0 तथा प्रथम एवं तृतीय चतुर्थांश से गुजरेगी, प्रथम एवं तृतीय चतुर्थांश से गुजरेगी, तृतीय चतुर्थांश से गुजरेगी, से गुजरेगी। तो देखिए ये y बराबर x की लाइन होगी, ऐसे ऐसे गुजरेगी, ये रेखा है ना। तो ये किस रेखा का ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया -x + y बराबर 0 का। अब देखिए दोनों रेखाएं दूसरे को कट तो कर नहीं रही, कट नहीं कर रही तो प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने की जरूरत नहीं है। अब हमको क्या जरूरत है, ढूंढने की, हमको सुसंगत क्षेत्र ढूंढने की जरूरत है। तो सुसंगत क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, मूल बिंदु का परीक्षण करेंगे। तो देखिए मूल बिंदु परीक्षण, मूल बिंदु परीक्षण। तो 0,0 समीकरण प्रथम समीकरण में रखने पर, प्रथम असमीकरण में रखने पर यह प्रथम समीकरण को, यह प्रथम समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा कि असंतुष्ट करेगा। देखिए जरा, इसमें आप 0,0 रखिए, 0,0 रखेंगे तो x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, तो आएगा 0। क्या 0 - 1 से छोटा होता है, नहीं होता है। क्या 0 - 1 के बराबर होता है, नहीं होता है। यानी 0,0 प्रथम समीकरण को क्या कर रहा है, असंतुष्ट कर रहा है, असंतुष्ट करता है। अतः इसका अर्धतल, इसका अर्धतल, इसका समीकरण, इसका अर्धतल मूल बिंदु की विपरीत दिशा में होगा, 0,0 की विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा।
तो बताइए ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन। तो इसका जो सेट होगा वो मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा, यानी नीचे की ओर नहीं होगा, ऊपर की ओर होगा। ये इसका मतलब है, ऐसे ऐसे सेट करेंगे ऊपर की ओर, ठीक है। तो इस रेखा का मतलब आया। अब दूसरी रेखा देखिए मूल बिंदु से पास हो रही है। तो जब मूल बिंदु से रेखा पास होती है तो अंतर ढूंढने में थोड़ी समस्या होती है, ऐसा सवाल मैं आपको बता चुका हूँ। तो बताइए मूल बिंदु द्वितीय समता को संतुष्ट करेगा? आप देख लीजिएगा मूल बिंदु द्वितीय समता को संतुष्ट कर रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो रेखा है वो मूल बिंदु से जा रही है। तो इस रेखा के ऊपर भी मूल बिंदु का हिस्सा आ जाएगा, नीचे भी मूल बिंदु का हिस्सा आ जाएगा। अब कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था। एक पॉइंट हम एक्स अक्ष का उठा के रखेंगे, एक पॉइंट हम वाई अक्ष का उठा के रखेंगे प्रत्येक समतल में। तो बताइए एक्स अक्ष में कोई बिंदु 1,0 ले, 1,0 को दोनों समतल में रखिए। तो 1,0 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1। क्या 1 माइनस 1 से छोटा है? नहीं है। तो इसका मतलब ये संतुष्ट कर दिया, यानी एक्स अक्ष वाला पॉइंट मतलब वो पोर्शन नहीं लगेंगे इस रेखा से घिरा होगा जिसमें एक्स अक्ष शामिल है। अच्छा वाई अक्ष का एक पॉइंट लीजिए, तो वाई अक्ष में 0,1 है, तो 0,1 का जीरो उठा के तो यहाँ पे आएगा -1। क्या -1 से छोटा है? नहीं है, लेकिन -1 के बराबर है, तो इसको संतुष्ट कर रहा है। अच्छा यहाँ पे रखिए 0,1, तो 0,1 रखेंगे, तो 0,1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? आप इस रेखा में देखिए, ये रेखा है मूल बिंदु से होकर जा रही है ना। तो अब आपको ये देखना है ये रेखा मूल बिंदु से होकर जा रही है और इसको मूल बिंदु संतुष्ट भी करता है। तो इस रेखा के वो हिस्सा लगेगा जो एक्स अक्ष में स्थित है, कि वो हिस्सा लगेगा जो वाई अक्ष में स्थित है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक एक्स अक्ष का बिंदु लेंगे, एक वाई अक्ष का बिंदु लेंगे, इसको इसी रेखा के समीकरण में रखेंगे। प्रत्येक समता में रखिए, सिर्फ इस रेखा की समता में रखिए, इस रेखा की समता में रखिए। तो एक्स अक्ष में एक पॉइंट ले लिया कितना? 1,0। तो बताइए 1,0 क्या इसको संतुष्ट करेगा? 1 रखिए, x की जगह 1, y की जगह 0, तो यहाँ पे आएगा -1। -1 क्या 0 से छोटा है? हाँ है, -1 0 से छोटा है, संतुष्ट कर रहा है। अच्छा y अक्ष का पॉइंट रख के देखिए, नहीं करेगा, 0,1 रखिए, तो यहाँ पे आएगा 1, ना 1 0 से छोटा है, ना 1 0 के बराबर है। यानी हम समझ गए कि इस रेखा से घिरा हुआ वो पेड़ पोर्शन कहा जाएगा जिसमें एक्स अक्ष इन्वॉल्व है, वाई अक्ष इन्वॉल्व है, मतलब ये वाला पोर्शन नहीं लगेगा, नीचे वाला पोर्शन लगेगा। ऐसे तो इसका जो संलग्न क्षेत्र है वो बिंदु के नीचे की ओर स्थित होता है, ये वाला। तो बताइए एक साइड ये हुआ और एक साइड ये हुआ। अभी तक मैंने आपको बताया था अगर दो रेखाएं हैं तो जब सेट करेंगे दोनों तरीके का, तो दोनों तरीके का सेट मिलना चाहिए, मतलब दोनों तरीके का सेट किसी न किसी पोर्शन में आ जाना चाहिए। बताइए इसका सेट ऊपर की ओर है, इसका सेट नीचे की ओर है, तो क्या ये दोनों सेट कभी आपस में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। यानी दोनों रेखाओं के जो सुसंगत क्षेत्र है उनमें कोई भी पोर्शन उभयनिष्ठ नहीं है ना। तो लिखेंगे क्योंकि इन रेखाओं के सुसंगत क्षेत्र में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेट कहीं पे मिल नहीं रहे, है ना। तो यही लिखेंगे क्योंकि इन रेखाओं के सुसंगत क्षेत्र में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेट कहीं पर आके मिल नहीं रहे, तो उभयनिष्ठ नहीं है। अतः इस स्थिति में z बराबर x प्लस y का अधिकतम मान अथवा न्यूनतम मान निकालना संभव नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, ये सवाल मैंने क्यों बताया है। ये सवाल मैंने इस वजह से बताया क्योंकि इसमें ना ही अधिकतम मान निकलेगा ना ही न्यूनतम मान निकलेगा। तो आपको याद रखना है यदि रेखाओं से बने सुसंगत क्षेत्र यानी जितने भी शेड है अगर कहीं पे आके मैच नहीं कर रहे हैं तो फिर अधिकतम मान और न्यूनतम मान नहीं निकलेगा। जैसे इस रेखा का शेड ऊपर की ओर है, इस रेखा का शेड नीचे की ओर है, तो ये दोनों शेड आपस में मिल नहीं रहे,
तो अगर रेखाओं के सुसंगत क्षेत्र एक दूसरे को कभी मिलेंगे नहीं आगे, जब तक उभय निष्ठ नहीं होंगे तब तक न्यूनतम और अधिकतम मान निकालना संभव नहीं होगा। तो हमने क्या लिखा, इन रेखाओं के सुसंगत क्षेत्र में कोई बिंदु उभय निष्ठ नहीं है, अतः इस स्थिति में z बराबर x प्लस y का अधिकतम अथवा न्यूनतम मान निकालना संभव नहीं है। यानी इस z बराबर x प्लस y का कोई भी अधिकतम या कोई भी न्यूनतम मान नहीं होगा। तो इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने आपको रैखिक प्रोग्रामिंग चैप्टर पर परिवहन संबंधी समस्या का क्वेश्चन बताया हुआ है और एक और क्वेश्चन बताया था। अब आप परिवहन संबंधी समस्या के सवालों की प्रैक्टिस एनसीईआरटी की बुक हो, तो एनसीईआरटी की बुक में इस चैप्टर की विविध प्रश्नावली है, उसमें आपको परिवहन संबंधी समस्या के 2-3 सवाल और मिल जाएंगे, है ना। तो उसको आप प्रैक्टिस करिए। ज्यादा से ज्यादा आपको चैप्टर में क्या पढ़ना है, आपको चैप्टर में वो सवाल ज्यादा तैयार करने हैं जो सवाल बने बनाए हैं। भाषा वाले सवाल पूछे जाते हैं लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर 7 सेट बनते हैं तो सिर्फ 1 या 2 सेट एक ही सेट में आ जाता है। जो बनी बनाई एलपीपी है वो पूछी जाती है। कितनी रेखाओं की? 2 रेखाओं की। अगर बहुत बड़ी पूछेगा तो 3 रेखाओं की पूछेगा, जो मैंने शुरुआत की वीडियोस में आपको बताई थी। और बचे हुए वीडियोस में मैंने आपको लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम बताई थी। ज्यादातर लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम आती नहीं है, आपको बनी बनाई एलपीपी आती है। आपको ये याद रखना है कि एलपीपी में अगर सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है यानी अनबाउंडेड है तो उस स्थिति में मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलती है, मिनिमम निकल आती है। लेकिन अगर सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है तो फिर मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू निकल आती है। उसको मैंने देखना बताया भी हुआ है कैसे आपको करना है। और पूरे चैप्टर में 2 चरों की रैखिक संख्याएं ही होगी। ऐसा भी हो सकता है कि सवाल में x और y की जगह क्या हो, x1 x2। अगर x1 x2 के पदों में आ जाए तो x1 को हम x जैसा ट्रीट करेंगे और x2 को y जैसा ट्रीट करेंगे। मतलब जब x और y के पदों में सवाल था, टेबल में x और y चल रहा था, तो अगर x1 और x2 आ जाएगा तो जैसे हम x को लेते थे उस तरीके से x1 लेंगे, और मतलब x1 x का काम करेगा और x2 y का काम करेगा। अगर यही सवाल x1 x2 के पद में आ जाए तो x का काम x1 करेगा, y का काम x2 करेगा, बाकी लगाने का तरीका सेम है। ऐसा पूछा नहीं जाता है, कुछ किताबों में x1 x2 करके, लेकिन ज्यादातर x और y के पदों में पूछा जाता है। तो ये स्टूडेंट्स, मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा के ये चैप्टर फिनिश कर दिया है। एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा एलपीपी का 5 या 6 नंबर का। अब मैं स्टूडेंट्स आपको अगले वीडियो में चैप्टर प्रॉपर्टी यानी प्रायिकता के बारे में पढ़ाऊंगा। उसमें भी काफी कुछ हट गया है लेकिन कुछ पोर्शन आपको पढ़ना है जो कि इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।